सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो चंद्रशेखर लिमिट दिए थे उसके लिए उनको एक प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। देखो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। यही बोले थे कल ना, देखने के लिए गूगल पे। फिजिक्स का नोबेल प्राइज कब मिला इसको, सुब्रमण्यम को? 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। किसको? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। और इनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1910 ईस्वी। 19 अक्टूबर 1910 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर कहाँ था उस समय? इंडिया में। अभी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। जब 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किनका? सुब्रमण्यम जी का, तो वो लाहौर कहाँ था? भारत में था। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? भारतीय मूल। कोई बात नहीं है, भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी या अमेरिका निवासी हैं? लाहौर जिला नहीं था, बड़ा जगह है। पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, जैसे अभी पटना है, जैसे दिल्ली है, तो इंडिया में है। लाहौर पाकिस्तान में। हाँ, 1947 में ना अलग हुआ ये लोग है। तो लाहौर उस समय कहाँ था? इंडिया में था। इसलिए इसको बोलते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। जन्म उनका यहाँ हुआ, लेकिन रहने कहाँ लगे थे? अमेरिका में। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। कब जन्म हुआ था? 19 अक्टूबर 1910 को। और 1930 ईस्वी में ही वो चंद्रशेखर लिमिट दे दिए थे। मतलब कितने बड़े विद्वान थे कि 20 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष हुआ ना उनका अवस्था। 1930 में कितना अवस्था हुआ? 20 वर्ष। और वो बता दिए क्या कि जो सोलर द्रव्यमान है, सोलर मास है, अगर कोई तारा विस्फोट के बाद सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है, तो वह पहले श्वेत वामन बनेगा और कृष्ण वामन बन करके उसके खत्म हो जाएगा। फिर क्या बताया कि 1.44 गुना से 3 तक अगर रेंज में है तो क्या बन जाएगा? वो ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर 3 से अधिक उसका बच जा रहा है द्रव्यमान, तो क्या बनता है? वो कृष्ण बीवर बन जाता है। ये कितने 20 वर्ष का अवस्था का एक बच्चा पूरे ब्रह्मांड को दे दिया। ठीक है, अब अगला लिखो तारामंडल। तारामंडल, कौन कौन तारामंडल देखने गया पटना का? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। CONSTE CONSTELLATIONS, कॉन्स्टिलेशंस, तारामंडल। CONSTELLATION। क्या होता है तारामंडल? देखो, कई तारों का एक समूह जिनकी एक विशेष आकृति होती है, जिनकी एक विशेष आकृति होती है, तारामंडल कहलाती है। तारामंडल कहलाती है। पूरा हुआ? कई तारों का एक समूह जिनकी एक विशेष आकृति होती है, तारामंडल कहलाती है। कौन कौन संध्या तारा देख करके सांझ देता है? कौन कौन सप्तर्षि तारा देखा है? 7 तारा एक ही जगह। ठीक है, वो जो 7 तारों का एक विशेष आकृति होता है, क्या होता है? 7 तारों का एक विशेष आकृति होता है। जब भी होता है हम ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे करके कुछ इस तरह का रहता है।
ठीक है ना। तो विशेष आकृति में अगर तारा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सात तारा है तो सप्तर्षि तारा बोलते हैं, सात तारा है तो सप्तर्षि तारा बोलते हैं। तो एक विशेष आकृति में होता है, वो अपना स्थान छोड़ता नहीं है। तो जिनकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे जैसे सप्तर्षि तारामंडल, सप्तर्षि, सप्तऋषि, सप्तर्षि, ऐसे सप्त ऋषि, सप्तर्षि, सप्तऋषि तारामंडल, जैसे सप्तऋषि तारामंडल जिसकी आकृति, जिसकी आकृति भालू से मिलती है, जैसा भालू का आकार होता है उसी तरह से, जिसकी आकृति भालू से मिलती है। सप्तर्षि तारामंडल की आकृति कैसे है, भालू के आकार का है। क्लियर है। तो तारामंडल क्या है, ताराओं का समूह है, लेकिन विशेष आकृति में होना चाहिए, लेकिन विशेष आकृति में होना चाहिए। विकास आवाज जा रहा है क्या, एक बार बोलना जरूर से। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लिए किसका, सप्तऋषि तारामंडल का। सप्तऋषि तारामंडल की आकृति कैसी होगी, जैसे भालू का आकार है उसी तरह का होगा। अब इसमें तारामंडल में भी क्या है कि कभी जो है तारामंडल बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, कभी थोड़ा कम दिखाई देगा, और उससे भी कम दिखाई देगा। लिखो, वर्ष में तारामंडल, वर्ष में तारामंडल विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ता है। वर्ष में तारामंडल विभिन्न समयों में दिखाई पड़ता है। वर्ष में तारामंडल विभिन्न समयों में दिखाई पड़ता है, जिसमें सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र, सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा नक्षत्र कहलाती है, अल्फा नक्षत्र कहलाती है, तथा उससे कम चमकदार नक्षत्र, तथा उससे कम चमकदार नक्षत्र बीटा नक्षत्र कहलाती है। और सबसे कम चमकदार नक्षत्र गामा नक्षत्र कहलाती है। सबसे कम चमकदार नक्षत्र गामा नक्षत्र कहलाती है। नोट करके लिखना है। अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन IAU, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। देखा मोबाइल, देखा ठीक। IAU का फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार कुल 88 तारामंडल हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
के अंतर्गत या अनुसार कुल 88 तारामंडल हैं। नहीं, अवधि कुछ तो नहीं दिया है सर। कितने कितने हैं तारामंडल? 88। जिसमें से जिसमें से अधिकांश तारामंडल जिसमें से अधिकांश तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। जिसमें से अधिकांश तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। अगर ये पृथ्वी का शेप हम लेके चले, नहीं लिख पाया क्या? बोलो कहाँ लटका? क्या क्या लटका? बोलो। INTERNATION INTERNATIONAL इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल लिखा, देखा क्या था स्पेलिंग? ASTRONOMICAL एस्ट्रोनॉमिकल UNION यूनियन हो गया पूरा। इंटरनेशनल INTERNATIONAL एस्ट्रोनॉमिकल का ASTRONO NOMICAL हो गया। अब और कहीं छुटा है? ठीक है, क्या लिखवा है कि जो IAU है वो क्या कह रहा है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें कितने तारामंडल है? कुल 88। और इन 88 तारामंडल में से जो अधिकांश तारामंडल है वो हम लोगों के दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? गोलार्ध करने का मतलब क्या? गोला का आधा। गोलार्ध करने का मतलब क्या? गोला का आधा। ये हमारा पृथ्वी गोलार्ध हुआ। आधा गोलार्ध ये ऊपर वाला, आधा गोलार्ध नीचे वाला। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, नीचे बोला दक्षिणी गोलार्ध। और क्या बोल रहा है कि अधिकांश जो तारामंडल है वो कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और हम कहाँ हैं? हमारा इंडिया कहीं कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इंडिया अपना है। तो हम लोग कौन से एरिया में पढ़ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में। और क्या बोल रहा है कि अधिकांश जो है कौन सा तारामंडल? दक्षिणी गोलार्ध में। हालांकि हम लोग भी एक आध गो तारामंडल देखते हैं, हम लोग भी एक आध गो तारामंडल देखते हैं, लेकिन अधिकांश कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी में है, साउथ में है। समझ में आया इतना बात? हमने कल से आज तक में क्या पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में? ब्रह्मांड के बारे में क्या पढ़े कि 3 थ्योरी था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? अब जब बिग बैंग थ्योरी आया तो उसने क्या कहा कि सघन पिंड के रूप में सब पदार्थ था, एक विस्फोट हुआ और ये फैल गया और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। क्लियर? फिर चंद्रशेखर जी आए कब? 1910 में जन्म लिए। कहाँ? लाहौर में। और 1930 में वो बोलते हैं क्या, जो हुआ सो हुआ, हमको नहीं पता, लेकिन अगर सूर्य के द्रव्यमान के साथ तारे का तुलना करें, सूर्य के द्रव्यमान के साथ तारे का तुलना करें, तो जिस तारे का विस्फोट के बाद द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है, तो वो जो तारा है वो क्या होगा? पहले श्वेत वामन तारा बनेगा और कृष्ण वामन के रूप में वो मृत हो जाएगा। फिर क्या बोला कि अगर विस्फोट के बाद जो अवशेष बचा है तारा का, विस्फोट के बाद जो अवशेष बचा है तारा का, उसका द्रव्यमान 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के साथ और कहां तक? 3 तक, 1.44 से 3 तक अगर है द्रव्यमान किसका, जो बचा हुआ अवशेष है तारा का, तो वो क्या बनेगा? पहले न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। क्या बनेगा? वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा और मृत हो जाएगा। फिर क्या बोले चंद्रशेखर? तीसरा लिमिट दिए कि 3 से ऊपर द्रव्यमान बच जाए,
3 से ऊपर द्रव्यमान बच जाए, किसका? सूर्य की तुलना में 3 गुना अधिक द्रव्यमान बच जाए उसका, तो वो क्या बन जाता है? कृष्ण बीबर बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ये किसने दिया? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया। कब दिया? 1930 में। और उनके इसी रिसर्च से प्रभावित होकर के 1983 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए। इतना क्लियर हो गया? फिर हमने अभी क्या कहा कि एक तारामंडल होता है, तारामंडल में जो तारे होते हैं वो विशेष आकृति में होते हैं, विशेष आकृति में होते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया? सप्तऋषि तारामंडल का लिया, जिसकी आकृति कैसी है? भालू जैसी है। फिर IAU क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये बोल रहा है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश तारामंडल हम लोग कहाँ देखते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखो सौर मंडल। सौर मंडल से हर जगह क्वेश्चन आता है, कहीं भी जीके का क्वेश्चन आएगा तो सौर मंडल से क्वेश्चन आएगा। तारामंडल, सौर मंडल। लिखो सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य को केंद्र मानकर, सौर मंडल में सूर्य को केंद्र मानकर अन्य ग्रह, अन्य ग्रह है परिक्रमा करते हैं। कितने ग्रह हैं हम लोगों का? 8 ग्रह। किसका परिक्रमा करेगा? सूर्य के चारों ओर। यानी सेंटर पे कौन है? सूर्य है। और सेंटर पे जो रहता है वही हेड होता है, वही हेड होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सौर मंडल। सूर्य यानी सौर, ठीक है, और इसके चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा कर रहा है, इसलिए इसको क्या नाम बोले? सौर मंडल। सौर मंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सौर मंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। सोलर क्या बोलो विकास, क्या बोल रहा है? हैं? आवाज नहीं आ रही है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। हमने कहा ये हमारा सन है। कौन है ये? सन है। SON सन की SUN सन? SUN सन की SON सन? SUN सन मतलब सूर्य, SON सन मतलब बेटा। और हमने कहा कि सेंटर पे कौन रहेगा? सूर्य रहेगा, और इसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करेगा। कितना ग्रह? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। पूरा गोल नहीं बना रहे हैं, एक साइड का बना रहे हैं। एक साइड तुम लोग बना लेना, बनाने का जरूरत अगर पड़े तो। हमने क्या कहा कि सेंटर पे कौन होगा? सूर्य होगा, और इसके चारों ओर कितने ग्रह परिक्रमा करेंगे? 8 ग्रह। 8 ग्रह। 8 ग्रह, 8 ग्रह
उपग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह, कॉमा दे कर लिखना, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूमकेतु आदि होते हैं, धूमकेतु आदि होते हैं। क्या स्टेटमेंट हुआ? सौर मंडल में 8 ग्रह, कौमा उपग्रह, कौमा क्षुद्र ग्रह, कौमा धूमकेतु आदि होते हैं तथा इनका मुखिया सूर्य होता है। मुखिया कौन होगा इसका? मुखिया, मुखिया मतलब वही हुआ मुख्य व्यक्ति। इनका कहीं कहीं शब्द आ जाता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो नहीं शब्द लिखाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। इनका मुखिया सूर्य होता है। देखो सौर मंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान, सौर मंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सौर मंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है, सूर्य में है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, सौर मंडल हम लोग कौन से आकाशगंगा में है बताओ? हम लोगों की जो पृथ्वी है कौन से आकाशगंगा में है? मंदाकिनी में है। लिखवाए थे ना? लिखो सौर मंडल मंदाकिनी से, सौर मंडल मंदाकिनी से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष, लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोना में स्थित है, की दूरी पर एक कोना में स्थित है। मतलब अगर ये मंदाकिनी है, ये पूरा एक बड़ा मंदाकिनी, पूरा बोर्ड को एक मंदाकिनी मान ले, पूरा बोर्ड को मंदाकिनी मान है, तो ये जो सोलर सिस्टम है ये वो कोना में पड़ा हुआ है। मंदाकिनी के एक कोना में सोलर सिस्टम पड़ा हुआ है। और अगर सोलर सिस्टम का सेंटर, अगर सौर मंडल का सेंटर हम यहां मान लें, कहाँ? यहाँ पर, तो यहां से इस सौर मंडल का जो केंद्र है, यानी सूर्य का केंद्र, सौर मंडल का केंद्र मतलब सूर्य का केंद्र, ये कितना प्रकाश वर्ष दूर है? 30 से 33,000 प्रकाश वर्ष, 30 से 33,000 प्रकाश वर्ष। 3300 कहाँ है? 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, एक कोना में पड़ा हुआ है सौर मंडल। मंदाकिनी के एक कोना में पड़ा हुआ है, कितना दूरी पर? 30 से 33,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है? मंदाकिनी की जो पड़ोसी है गैलेक्सी कौन है? देवयानी। पड़ोसी का नाम याद रखना। तो इसके सेंटर में कौन है? सौर मंडल का सूर्य है। और ये कह रहा है कि जो सौर मंडल का जो 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है, यानी बाकी सब तो नेग्लेजेबल है इसके भार के सामने। अगर द्रव्यमान की तुलना कर रहे हैं, ग्रह उपग्रह सब चीज का और सूर्य का, तो 99% द्रव्यमान तो इसी का है, बाकी 0.1% में बाकी लोग है नहीं। तो नेक्स्ट अब टॉपिक लिखेंगे, पहले सन के बारे में डिटेल से बात करेंगे।
लिखो सूर्य, SUN सन। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। देखो सूर्य एक गोलाकार कक्ष में, सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 250 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह मंदाकिनी का केंद्र है। कौन है केंद्र? ये मंदाकिनी का केंद्र है। सूर्य किसकी ओर परिक्रमा कर रहा है? मंदाकिनी के चारों ओर, ऐसे। ठीक। और कितना स्पीड से कर रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोच लो इसकी स्पीड क्या है। 250 किलोमीटर भी 1 सेकंड में घूम जा रहा है। को हाँ, हेलो। इस गति से सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर, सर फिर से रिपीट करिए सर। हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस गति से सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। कितना वर्ष? 25 करोड़ वर्ष लगाता है। जिसे ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखना कॉस्मिक ईयर, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। पूरा हो गया स्टेटमेंट? हाँ, एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष। सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 25 करोड़ वर्ष। और एक चक्कर जब लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष, तो मंदाकिनी कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बेचारा सूर्य घूम रहा है उसके चारों ओर। ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, और तब भी उसको समय कितना लग रहा है? 25 करोड़ वर्ष। कितना बड़ा मंदाकिनी है। ये तो सिर्फ हम अपना मंदाकिनी का बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा गैलेक्सी है, ऐसा ऐसा बहुत सारी गैलेक्सी है। हम अपनी मंदाकिनी का बात कर रहे हैं। हमारा जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, ये इतनी बड़ी है कि सूर्य को उसके चारों ओर घूमने में, एक बार घूमने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है? 25 करोड़ वर्ष। वो भी किस स्पीड से घूम रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसी 25 करोड़ वर्ष को हम लोगों ने कहा क्या? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा। एक ब्रह्मांड वर्ष कहा। देखो सूर्य
स्टेटमेंट बनाओ। सूर्य पृथ्वी की तुलना में सूर्य पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है। 109 पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है तथा 3,33,000 गुना भारी है। 3,33,000 गुना भारी है। कितना भारी है? 3,33,000 गुना भारी है। लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सिर्फ 28 गुना अधिक है। ज्यादा तो है लेकिन बहुत कम ज्यादा है। कितना गुना? 28 गुना ज्यादा है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? सूर्य पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर। जहां से सूर्य का प्रकाश, मतलब ऐसे लिखो इसको, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सूर्य सेकंड के सर। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। बिल्कुल सही। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। और दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखो। सूर्य की आयु, वही हुआ, सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है तथा इसका व्यास, व्यास मतलब केंद्र से लेके यहाँ एक साइड से दूसरे साइड व्यास, तथा सूर्य का व्यास कितना है? 13,91,016 किलोमीटर। 13,91,016 किलोमीटर है तथा सूर्य का व्यास 13,91,016 किलोमीटर है। हो गया।
देखो सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य गैसें हैं तथा 2.5% अन्य गैसें हैं। हो गया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है कि नाभिकीय अभिखंडन होता है सूर्य में? जो तारा में अभिक्रिया होगा वही सूर्य में होगा। संलयन। कौन सा होगा? संलयन। फ्यूज बताए थे कल। देखो तारे में, ऐसे लिखो, सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है। सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है तथा नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा जो होती है उसे कौन सी प्रक्रिया से होती है? नाभिकीय संलयन। बिल्कुल होगा, दिखाएंगे। हो गया? अब अगला टॉपिक लिखो, सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना। हो गया? पहला नाम लिखना कोर, CORE, कोर, CORE, कोर। कोर को डैश लिख के लिखो। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। भाग सूर्य का केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट, ऑप्शन। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका तापमान केंद्रीय भाग का 6000 नहीं होता है, 6000 सर। 15, नहीं, केंद्रीय भाग का नहीं, जिसका तापमान 15000000, कितना हुआ? 15000000 डिग्री सेल्सियस। कर लो, करोड़ है कि अरब है, अपना कर लो। एक 1,50,00,000 है। सही से देखो, जिसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका बात कर रहे हैं? सेंटर का बात कर रहे हैं। किसका सेंटर? सूर्य का सेंटर। सूर्य के सेंटर को क्या नाम दिए? कोर। तो सेंटर में ज्यादा टेम्परेचर है, कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उसी में लिखो,
सूर्य का बाहरी सतह, सूर्य का बाहरी सतह, ये बाहर का सतह, सेंटर का बात नहीं करे, बाहर का। सूर्य का बाहरी सतह जिसे प्रकाशमंडल कहा जाता है, जिसे प्रकाशमंडल कहा जाता है, का तापमान, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, कोमा, का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तुम लोगों को याद था। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इतना डीप से पढ़ाएगा ही नहीं कोई। सेंटर की बात है, सेंटर में टेम्परेचर ज्यादा होगा। कोर भाग का टेम्परेचर कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 150, यानी 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश बाहर फैलने लगा, तो बाहरी जो भाग हुआ, बाहर का सूर्य के बाहरी सतह का भाग, इसका नाम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश मंडल। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, तो बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री। समझ में आया? 6000 डिग्री और 1,50,00,000 में सेंटर पे ज्यादा और बहुत ज्यादा। कहाँ करोड़ है, कहाँ हजार, नहीं। अब एक शब्द लिखो, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला, क्या होता है सौर ज्वाला? सोलर, इंग्लिश नाम लिखना है तो SOLAR, सोलर प्रोमिनेंसेस, PROMINENCES, प्रोमिनेंसेस, सोलर प्रोमिनेंसेस, सौर ज्वाला। क्या होता है सौर ज्वाला? हाँ, संरचना में ही है। सेंटर का बात कर लिए, बाहरी सतह का बात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग सौर ज्वाला का बात करेंगे। सौर ज्वाला लिखो, सूर्य के बाहरी सतह, सतह, सूर्य के बाहरी सतह से उठने वाली लपटें सौर ज्वाला कहलाती हैं। सौर ज्वाला कहलाती हैं, जिनकी पहुंच लगभग 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। लगभग 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। 1,000,000,000, 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। क्या बोले? बाहर का सतह में कुछ लहर उत्पन्न होता है, और वो लहर कितना? 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है, उतना तेज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोले? सौर ज्वाला। ज्वालामुखी कहाँ होता है? ज्वालामुखी सुना है? क्या होता है ज्वालामुखी? लावा, आग और लावा निकलता है। कहाँ से? पहाड़ के गुफा से या कहीं से निकलने लगता है। आमतौर पे पहाड़ में ही निकलता है। शरीर, मतलब पृथ्वी के नीचे जितनी गर्मी है, उस माध्यम से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। उसी तरह सूर्य की जो गर्मी है, इसके जो बाहरी सतह पर जो लपेट उठता है बड़ा बड़ा, वो 1 करोड़ किलोमीटर तक उठ जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम दिए? सौर ज्वाला। एक और शब्द लिखो, वर्णमंडल। वर्णमंडल, वर्णमंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। CHROMOSPHERE, क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, CHROMOSPHERE, क्रोमोस्फेयर। क्या होता है यहाँ? हाँ बोलो। हाँ तो 7 जीरो नहीं करो, 6 जीरो करो। कितना हुआ?
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हुआ तो 10 लाख किलोमीटर होगा। 6 जीरो रखना है उसमें, 7 जीरो नहीं करना है। उसको लाख कर लो तो 6 जीरो डालना है। 1,000,000,000 तो 10 लाख हुआ। जीरो वाला में लिखा है तो 10 लाख लिखो ऐसे शब्द में, ठीक है, करोड़ नहीं करना, 10 लाख किलोमीटर। ठीक है, हो गया। वो जो ज्वाला जो उठता है वो 10 लाख किलोमीटर ऐसे, और या 1,000,000 किलोमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख रहा क्या है, वर्ण मंडल। लिखो वर्ण मंडल, वर्ण मंडल प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं, वर्ण मंडल प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो वायुमंडल के प्रकाश का, जो वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण, वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होता है, प्रकाशमान नहीं होता है, तथा इसका रंग लाल होता है। क्या बोल रहा है, प्रकाश मंडल है लेकिन वहां जो वायुमंडल है वो सारे प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के कारण वहां प्रकाशमान नहीं हो पाया। तो जो प्रकाशमान नहीं हुआ जो क्षेत्र, उसी को हम लोग क्या बोले, वर्ण मंडल। जहां सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, जहां सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो जाता है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, प्रकाश नहीं, प्रकाश वर्ण मंडल, उसको क्या बोलेंगे, वर्ण मंडल। और इस वर्ण मंडल में क्या हो रहा है, उसका रंग कैसा हो जा रहा है, लाल रंग का हो जा रहा है। एक और लिखो नाम, किरीट, ये इंपॉर्टेंट है। किरीट, किरीट से क्वेश्चन आता है। किरीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब कोई नाम जानता है। अभी लॉकडाउन जो लगा है, कोरोना, इसी की आकृति का ये वायरस है, जो कोरोना वायरस है इसी की आकृति का है, इसलिए इसका नाम पड़ा कोरोना। वहां रंग लाल दिख जाएगा, प्रकाशमान नहीं दिखेगा लेकिन उसका रंग कैसा है, लाल है। कुछ भी नहीं है लेकिन लाल दिख रहा है। ठीक है, किरीट का क्या नाम हुआ, कोरोना। और अभी अभी हम लोग इसका जो दंश है हम लोग पिछले 2-2.5 साल से झेल रहे हैं, और यहीं से इसका नाम पड़ा। जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया इस वायरस का, तो इसी के स्ट्रक्चर की तरह था, इसलिए उसका नाम पड़ा था कोरोना वायरस। लिखो यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला, यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है, यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। किरीट क्या है, एक्स किरण उत्सर्जित करता है और सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, अन्य समय में आप इसको नहीं देख सकते। अगला लिखो फ्रॉनहोफर रेखाएं, फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर नाम है, रेखाएं, इसने सर्च किया था इसका, इसलिए इसका इसी के नाम पे फ्रॉनहोफर के नाम पे फ्रॉनहोफर
रेखाएं। क्या होता है फ्रॉनहोफर लाइन? लिखो, फ्रॉनहोफर रेखाएं काली रेखाएं होती हैं। फ्रॉनहोफर रेखाएं काली रेखाएं होती हैं जिसे सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। जिसे सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। जिसे सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। एक शब्द है सौर कलंक। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, सौर कलंक, कलंक लगा दिया किसमें? सूर्य में। सन स्पॉट, SUNSPOT, सन स्पॉट बोलते हैं इंग्लिश में। सौर कलंक, सन स्पॉट। कोरोना में विद्यमान, यही कोरोना मतलब किरीट, कोरोना में विद्यमान काले रंग का धब्बा, कोरोना में विद्यमान काले रंग का धब्बा जिसका तापमान सूर्य के सतह के तापमान से कम होता है। सूर्य के सतह के तापमान से कम होता है, सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक कहलाता है। कैसा धब्बा है ये? काला रंग का। कैसा धब्बा है? काला रंग का। कहाँ है? किरीट में है। कहाँ है? किरीट में। किरीट मतलब कोरोना में। कैसा है? काला है। लेकिन टेम्परेचर की अगर बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस से इसका कम टेम्परेचर होता है। बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर है क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस से कम है। क्या इसको बोले हम नाम? सौर कलंक। नहीं कहता है तो अपने परिवार के क्या बोलता है? ठीक है, कलंक क्यों? परिवार इतना अच्छा है, उसमें तुम एक काला धब्बा हो गए, काला धब्बा हो गए, तो सौर कलंक हो गया। अब सौर कलंक का और कुछ विशेषता लिख लो। देखो, सौर कलंक में विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। सौर कलंक में विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। हो गया? इन सौर कलंकों, उसी में लिखना है, इन सौर कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप, इन सौर कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप, ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में झंझावट उत्पन्न होता है। झंझावट उत्पन्न होता है। झंझावट उत्पन्न होता है। हमने कहा यहाँ पर एक काले रंग का धब्बा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सौर कलंक। ये सौर कलंक में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है ये, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें झंझावट उत्पन्न होता है, मतलब झंझानाट होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी में झंझानाट होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ही, कुछ ना कुछ इस पर इफेक्ट
डालेगा, क्या इफेक्ट डालेगा, अगला पॉइंट लिखो। हमारे अंदर में भी है, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या लिखे हम लोग? झंझावट उत्पन्न होता है जो जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है, जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है। नोट करके नीचे लिखना। सौर कलंक का एक चक्र, सौर कलंक का एक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है। सौर कलंक का एक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है। सौर कलंक के बारे में समझ गए? सौर कलंक क्या है? ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय विद्युत नहीं बोलेंगे, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। और इस चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बीच में झंझावट एक दूसरे से उत्पन्न हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जितना भी ग्रह है उस पर कुछ न कुछ असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। हो गया इतना काम? सौरमंडल, सौर ज्वाला हो गया, वनमंडल हो गया, क्रीट हो गया, सन स्पॉट हो गया, सौर कलंक हो गया, फ्रोनोफर रखा हो गया। एक और शब्द लिखो, सौर पवन। सौर पवन, सौर पवन, सोलर विंड। सूरज में भी हवा चल रहा है भाई, सोलर विंड। क्या होता है सोलर विंड? देखो, सूरज के कोरोना से, सूरज के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा, निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को सौर पवन कहते हैं। निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को क्या बोलते हैं? सौर पवन बोलते हैं। जितना प्रोटॉन निकल रहा है तो एक धारा में जा रहा है एक दूसरे के साथ, वही जो धारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौर पवन। कोरोना से ही भी निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? किरीट से निकल रहा है, किरीट से निकल रहा है। तो उसकी जो धारा है, प्रोटॉन की जितनी धारा है, उस धारा को क्या बोल दिए? सौर पवन बोल दिए। एक शब्द है ध्रुवीय ज्योति। ध्रुवीय ज्योति, लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरोरा बोरियालिस। ओरोरा, ओरोरा बोरियालिस, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। उत्तर ध्रुव पर ओरोरा बोरियालिस तथा सर आपकी आवाज नहीं आ रही दक्षिणी है। ध्रुव पर तथा दक्षिणी ध्रुव पर ओरोरा, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, बोलिएगा। ऑस्ट्रोलिस या ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस, दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रालिस। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। वे नजारे हैं, वे नजारे हैं जो रोशनी की बरसात का, जो रोशनी की बरसात का आभास कराते हैं। क्या पॉइंट लिखा है? ध्रुवीय ज्योति। क्या बोले थे? आपका ध्रुवीय, कम आवाज आ रहा है सर। उत्तरी ध्रुव में उसका नाम क्या दिया?
ऑरोरा बोरियालिस। दक्षिणी ध्रुव को उसको क्या बोले? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है? नजारा है। क्या है ये? नजारा है। कौन सा नजारा है? कैसा नजारा है? रोशनी की बरसात, एकदम लगता है एकदम पूरा प्रकाश एकदम गिर रहा है बारिश की तरह। रोशनी की बरसात वाला नजारा है। और किस वजह से होता है तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होता है। ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल और सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होता है। हो गया पूरा। अब ये वायुमंडल है, यहाँ पे सौर ज्योति आ रहा है ना, तो दोनों में घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से हम लोगों को प्रकाश दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोले? ध्रुवीय ज्योति। कौन कौन सा ध्रुवीय ज्योति? उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय ज्योति को क्या बोलते हैं? नॉर्थ में बोरियालिस और साउथ में ऑस्ट्रोलिस। नॉर्थ में, साउथ में। हो गया। अब इतना तो बात हो गया कि सूर्य से संबंधित जो प्रकाश निकला उसके बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे, कितना टाइम हुआ? 9 बजने वाला है। कल हम पढ़ेंगे सौर मंडल में कौन कौन सा ग्रह है, कौन कौन सा पिंड है, कौन कौन सा उपग्रह है। ठीक है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है सर, खाना पीना खा के मजबूत हो जाइए।